चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिए थे, ठीक है। बेटा ये जो माइक्रोस्पोर है यही अपने क्या है, पॉलन है, ठीक है। यही अपने पॉलन ग्रेन्स है और यही पॉलन अपना क्या है, मेल गैमेटोफाइट। क्या है, मेल गैमेटोफाइट। मतलब इस पॉलन के अंदर क्या बनने वाला है, मेल गैमेट। तो अगर अपन पॉलन का स्ट्रक्चर देखें तो पॉलन में एक तरीके का आपको, अभी तो ये टेट्राड कंडीशन में मैंने क्या बोला था, ये कैलोज लेयर की वजह से ये पॉलन या माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है। अब यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जब कैलेज इंजाइम इसमें एक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये टेट्राड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये अगर मैं एक एक स्ट्रक्चर का बात करूं, एक माइक्रोस्पोर मतलब क्या है, एक पॉलन, ठीक है। अब इस पॉलन का स्ट्रक्चर अपन देखें तो बेटा ये कुछ इस तरीके का रहता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है पॉलिन की, इसको अपन बोलते हैं एक्साइन। ये बना होता है किससे, स्पोरोपॉलिनिन से, ठीक है। अंदर की लेयर क्या है, एंटाइन। ये क्या है यार, एक सेल है। पॉलन ग्रेन भी या माइक्रोस्पोर भी क्या है, अपना एक सेल है। तो सेल के जो जो फीचर्स रहते हैं वो इसमें भी दिखेगा यार। सेल मेम्ब्रेन दिखेगा अपने को, सेल वॉल दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा और न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। इस पॉलन की सबसे बाहर वाली लेयर को अपन ने क्या दिया है, नाइम एक्साइन, ठीक है। एक्साइन एक्स, ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर का नाम क्या है यार, एक्साइन। ये जो एक्सटर्नल लेयर है ये बना हुआ किससे है यार, स्पोरोपॉलिन। ये स्पोरोपॉलिन का खास बात क्या है, इसको कोई भी चीज डिग्रेड नहीं कर सकता। ये जो लेयर है बोलना चाहिए, या ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। क्या है ये, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। अगर ये मोस्ट रेजिस्टेंट है मतलब यार इसको ना ही कोई टेम्परेचर की वजह से ये टूट सकता है लेयर, या कोई एसिड या एल्कली की वजह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है तो इसकी वजह से मतलब यार क्या होगा यार, इसकी वजह से पॉलिन का क्या फायदा है, अगर आप ऐसा एक बाहर एक ऐसा लेयर दिए हुए उसको, जिससे वो लेयर कुछ भी कर लो, हाई टेम्परेचर दे दो, एसिड लगा दो, एल्कली लगा दो, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है कभी। तो इससे पॉलिन को क्या फायदा, लॉन्ग टर्म प्रिजर्व्ड रहेगा। वेरी गुड। मतलब अगर ये पॉलन चाहे, अगर हमने देखा है, हम जानते हैं कि यार ये जो पॉलन ग्रेन है इसको क्या करना है, अपने जो भी कॉन्ट्रालैटरल फ्लावर है उसके स्टिग्मा में जाके स्टार्ट करना है पॉलिनेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन करना है एनी हाउ। तो अगर मान लो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है या कोई भी अदर एजेंट से पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये पॉलन के यार क्या, अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं यार चांस फैक्टर है। पॉलिनेशन के, पॉलन ग्रेन के पास क्या है, चांस फैक्टर। अगर वो पहुंच गया स्टिग्मा तक तो हो जाएगा यार, फर्टिलाइजेशन हो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा फैक्टर है, चांस है कि यार हो सकता है पॉलन चला भी जाए, हो सकता है नहीं भी जाए। तो पॉलन अपने आप को ऐसा बनाता है यार, इतना मेहनत करके इन्होंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया है, तो यार पॉलन ऐसा होना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज को बोलते हैं ना कि यार चांस फैक्टर है उसके पास, जैसे अगर आप मान लो कोई सूटकेस लेके जा रहे हो, लगेज लेके जा रहे हो, बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है। ट्रैवल करना है अगर आपको बहुत दिन के लिए, है ना, मान लो 1 महीना के लिए कहीं ट्रैवल करना जा रहे हो, तो आप अपना बैग का क्वालिटी कैसा रखोगे,
अच्छा रखोगे, बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पे ही गए और ये बैग फट गया, इधर सारा सामान बटोर के हाथ वाथ में लेके दौड़ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। अपन भी यही सोचते हैं कि यार अपने को ज्यादा समय तक अगर इसको बचाना है तो अपन बैग क्वालिटी कैसा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, क्योंकि अपने को 1 महीने तक अभी सफर लंबा करना है। वैसे ही पॉलन को भी पता है कि यार अपने पास क्या है यार, ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का जो चांस है वो क्या है यार, 50-50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अपने अराउंड वो एक ऐसी लेयर बना के रखा है जो उसको क्या करके रखेगा यार, वाइटल बना के रखेगा। क्या करके रखेगा? वाइटल बना के रखेगा। प्रिजर्व हो सकता है ये पॉलन एज अ फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल, फॉसिल, व्हाट इज फॉसिल? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? कोई फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल बताए? पेट्रोल एंड कोल, डीजल। ठीक है, तो ये जो फॉसिल है वो किससे बनता है? सदियों पुराने डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का जो भी ये डेड एंड रिमेन्स पड़ा है वो धीरे 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 करके कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी सोर्स में, दैट इज पेट्रोल एंड कोल। ठीक है, तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसके पास भी क्या शक्ति है यार, क्योंकि ये इतना रेजिस्टेंट है कि इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, ये डिग्रेड ही नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यही बात होगी कि यार ये जो पॉलन है कहीं पे भी गिर जाए ये कैसा हो जाएगा, ऐसी पड़ा रहेगा, ये तो कभी डिग्रेड ही नहीं हो सकता। तो इसको अपन बोल सकते हैं जब आप हजारों साल बाद इसको देखोगे पॉलन को, तो भैया पॉलन तो 1000 साल पुराना है। क्यों पुराना है भैया? क्योंकि इसका जो स्पोरोपोलिनिन लेयर था वो तो डिग्रेड करने वाला कोई भी माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो अगर कोई पैदा नहीं हुआ तो ये डिग्रेड नहीं हो पाया, तो अपन बोल सकते हैं यार पॉलन कैन एक्ट एज फॉसिल। जो भी हजारों साल पुराना रेमनेंट है उसको अपन बोल सकते हैं फॉसिल। तो पॉलन को फॉसिल बनाने वाला लेयर कौन था? कौन था बेटा? एक्साइन। किसकी वजह से बना था? स्पोरोपोलिनिन की वजह से, बिकॉज इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, कौन सा लेयर? एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक। अब ऑप्शन में क्या दिया रहता है? इनऑर्गेनिक। दिख रहा है बेटा एनसीईआरटी में लाइन सबको? ऑर्गेनिक दिख रहा है। अब ऑप्शन में क्या रहता है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक ऑप्शन में रहता है ऑर्गेनिक। लाइन सब कुछ सेम रहेगा कि इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेयर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एसिड एंड एल्कलाई। सेकेंड ऑप्शन रहेगा इट इज द मोस्ट एफिशिएंट इनऑर्गेनिक लेयर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एसिड एंड एल्कलाई। कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि भैया दोनों ही ऑप्शन तो सेम लग रहा है। थर्ड ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, बोथ। ठीक है, तो क्या होगा आंसर बेटा? इट इज द ऑर्गेनिक लेयर। जो एनसीईआरटी बोलती है अपने को वही याद रखना है। दिख रहा है सबको एनसीईआरटी की लाइन? ऑर्गेनिक। इट इज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, मतलब ये किससे किससे रेजिस्टेंट है? ना इसको किसका फर्क पड़ता है? टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई एसिड का फर्क पड़ता है, ना ही कोई एल्कली का फर्क पड़ता है। व्हाट इज एल्कली? बेस। समझ में आया बेटा यहां तक? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि यार यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पोर जैसा दिख रहा है, स्पेस जैसा दिख रहा है, जहां पे क्या एब्सेंट है? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। मतलब कौन सी लेयर एब्सेंट है? एक्साइन लेयर एब्सेंट है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर। जर्म पोर का मतलब है ये यही स्ट्रक्चर है जहां से क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब निकलेगा। क्योंकि ये पॉलन को आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन करना है, जब पॉलन अपन बोलते हैं, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलन जाएगा, लैंड करेगा कहाँ पे? स्टिग्मा पे। अब वहां पे लैंड करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पॉलन पूरा स्टिग्मा को चीरते हुए चला जाएगा ओव्यूल के पास, ऐसा नहीं होता। पॉलन वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। वो क्या रिलीज करता है? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब पहुंचता है कहाँ तक? ओवरी, ओव्यूल के पास तक पहुंचता है। तो ये जब पॉलन ट्यूब बनाना है, तो पॉलन ट्यूब अगर बनाना है यार, अगर आप ऐसा लेयर बना दियो बाहर जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो पॉलन ट्यूब तो बनना ही क्या हो जाता? बन ही नहीं पाता, नहीं बन पाता, इम्पॉसिबल हो जाता। क्योंकि आप एकदम ऐसा रेजिस्टेंट, मतलब हेलमेट बना के रख दिया अगर, और आप बोलोगे कि भैया इस हेलमेट से हमको एक पाइपलाइन पार करना है, तो आप पार कर पाओगे क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा यार? उस हेलमेट में एक छेद करना पड़ेगा, जिससे फिर अपन क्या करेंगे? एक पाइप को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो वही ये कौन रोल प्ले करता है इसमें? जर्म पोर। जहां पे क्या एब्सेंट होता है? स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन लेयर एब्सेंट होता है, बट कौन सा लेयर प्रेजेंट है बेटा? इंटाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या एब्सेंट है वहां से? एक्साइन।
अंदर वाली जो लेयर है इंटाइन वो क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी जर्म पोर से क्या निकलता है फिर, पॉलन ट्यूब। अच्छा, इंटाइन किससे बना होता है, ये कैसा लेयर होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट लेयर, इलास्टिक होता है, बना होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज। इंटाइन एक सॉफ्ट सी लेयर है जो बनी होती है किससे, पेक्टिन एंड सेलुलोज से। ठीक है, ये एक्साइन की वजह से पॉलन का बहुत सुंदर सुंदर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्स हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में, पॉलन हैज अ वेरी फैसिनेटिंग वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, शेप, साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो शेप, साइज, आर्किटेक्चर जो पॉलन का है सुंदर सुंदर, वो किसकी वजह से होता है, ऑब्वियसली बात है यार, जो सबसे बाहर की लेयर होगी। अब बाहर की लेयर हमने यहाँ पे गोल बनाया, अब किसी में ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा फ्लावर शेप का पॉलन हो गया, किसी में ऐसा बना लिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से पॉलन का आपका शेप साइज डिफर कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन लेयर। ठीक है, समझ में आ गया, वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, फैसिनेटिंग एरेज ऑफ पैटर्न दिख सकता है हमको इस पॉलन में, बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन लेयर, बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, एक्साइन हो चाहे स्पोरोपोलिनिन हो, एक ही बात है। एक्साइन कौन बना रहा है, स्पोरोपोलिनिन बना रहा है, तो हम कभी एक्साइन भी बोल सकते हैं, कभी स्पोरोपोलिनिन भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। स्टडी ऑफ पॉलन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन। फ्लोरिकल्चर क्या था, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। जर्म पोर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे कितना बनाया है, वन जर्म पोर। तो ऐसे पॉलन को अपन बोलते हैं मोनोकॉल्पिट। अगर एक पॉलन में सिर्फ एक ही जर्म पोर है, सिर्फ एक ही रास्ता है जहां पे पॉलन ट्यूब निकल सकता है, जहां से एक्साइन एब्सेंट है, तो क्या बोलते हैं बेटा टर्म इसको, मोनोकॉल्पिट। अगर दो जर्म पोर होगा तो क्या बोलेंगे, तीन होगा तो ट्राइकॉल्पिट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बताने का बस ये मतलब था कि यार जर्म पोर कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट का पॉलन है, कौन से फ्लावर का पॉलन है। समझ में आया बेटा यहाँ तक। अब एक चीज है, ये तो यार हर पॉलन की कहानी थी। ठीक है, सब पॉलन में आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखने वाला है। कुछ कुछ पॉलन होते हैं जिसमें हमको एक स्पेशल चीज मिलता है जिसको अपन बोलते हैं पॉलन किट। क्या मिलता है बेटा, पॉलन किट। पॉलन किट होता है एक ऑयली लेयर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पॉलन किट इज अ ऑयली लेयर। ये ऑयली लेयर कहां प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से एक्साइन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, एक ऑयली चिपचिपा सा लेयर होगा। ऑयली लेयर बोल रहे हैं मतलब यार किससे बना होगा, लिपिड से बना होगा। और होता है कैरोटिनॉइड्स, बना होता है लिपिड। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट। ज़ैंथोफिल क्या होता है, पिगमेंट। तो कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ये सब हर प्लांट में मिलने वाला है। अपन अब क्या पढ़ रहे हैं यार, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कैरोटिनॉइड भी एक स्पेशल पिगमेंट है जो आपको हेल्प करता है। कैरेट का कलर क्या है, कैरेट ऑरेंज रेड जैसा कलर होता है, तो कैरोटिनॉइड का कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड जैसा कलर होता है। ऑयली लेयर जो है पॉलन किट सब्सटेंस जिसको बोलते हैं अपन, पॉलन किट सब्सटेंस। ठीक है, इसमें भी आपका कैरोटिनॉइड का रोल होता है। ये क्या बनाता है, लिपिड के साथ मिलके ये क्या बना लेता है, ऑयली लेयर। अब इसका फंक्शन क्या होता होगा, चिपचिपा सा लेयर है तो क्या करता होगा यार, स्टिक करता होगा। किस पे स्टिक करेगा, स्टिग्मा पे करेगा। नहीं कर सकता है, एटलीस्ट आप सोच रहे हो ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं,
इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और एयर, विंड और वाटर। तो विंड के लिए जरूरत है क्या? वाटर के लिए जरूरत है क्या? इंसेक्ट्स के लिए जरूरत है, क्योंकि इंसेक्ट्स आके फ्लावर में बैठेगा अगर, तो ये पॉलन उसकी बॉडी पे क्या होना चाहिए? चिपकना चाहिए, तभी ये इंसेक्ट जाके दूसरी फ्लावर में बैठेगा, तब क्या हो पाएगा? पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑयली लेयर सिर्फ उन प्लांट्स के पॉलन में प्रेजेंट होता है जिनका पॉलिनेशन कौन कराता है? इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऐसा बायोटिक फैक्टर्स वाले जो भी पॉलिनेशन रहेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे बेटा अभी डिटेल में, उनमें क्या करना पड़ेगा? इन ऐसा बनाना पड़ेगा पॉलन जो इस एनिमल के सरफेस या इंसेक्ट के सरफेस पे क्या हो जाए? स्टिक हो जाए। तो ऐसे पॉलन में एक्साइन के बाहर हमको क्या मिल रहा होता है? एक चिपचिपा सा लेयर, ऑयली लेयर, उसको अपन क्या नाम देते हैं? पॉलन किट सब्सटेंस, जो कि बना होता है किससे? लिपिड एंड कैरोटीनॉइड से। क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर? चलो, और अगर फर्स्ट फंक्शन हो गया कि इट हेल्प्स इन, लिख लेना इसको। सेकेंड थिंग है, इट प्रोटेक्ट्स पॉलन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कहाँ से आता है ये? सन। तो ये पॉलन को इस चीज से भी प्रोटेक्शन देने के लिए, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देने के लिए भी किसका रोल होता है बेटा? पॉलन किट का। अब ऐसा नहीं पूछ लेना, ऐसा नहीं सोच लेना कि भैया जिसके पास पॉलन किट नहीं है उनका यूवी रेडिएशन से उनका प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएंगे, ऐसा नहीं, उनके पास कुछ अपना मैकेनिज्म होगा। पॉलन किट का अभी अपन स्पेशल स्पेशल फंक्शन देख रहे हैं। मेन फंक्शन तो यार इसका क्या है कि भैया इंसेक्ट पे इसको चिपक जाना है, और ये साथ साथ क्या कर लेता है, क्योंकि एक ऑयली सा लेयर है, जैसे जो भी सनस्क्रीन लगाता होगा, लड़कियां लगाती होंगी अगर, सन कोई भी क्रीम अगर आप लगाते हो बेटा, वो कैसा होता है? ऑयली होता है, स्टिकी होता है। वही सनस्क्रीन आप लगा के फिर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहाँ जा सकते हैं? सन के पास जा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ भाई ये बचा रहा है, क्यों? क्योंकि एक ऑयली सी लेयर है जो आपको क्या कर रहा है? आपके सर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो वहां सेम, ठीक है, ये भी कैसी लेयर है? ऑयली लेयर है। तो ये भी क्या कर सकता है? पॉलन को बचा सकता है किससे? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। नेक्स्ट है, अगर इससे ऑयली लेयर है तो इससे कुछ ना कुछ क्या आएगा? स्मेल। स्मेल आएगा नहीं आएगा? कोई भी ऑयली लेयर है, मान लो जो फैट से बना हुआ है, घर पे तेल वेल सब खाते होंगे, है ना, तो वो तेल अगर पुराना हो जाता है उससे एक स्मेल आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये पॉलन किट भी जो है एक ऑयली लेयर है यार, इससे भी क्या आ सकता है? स्मेल आ सकता है। और यही स्मेल किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या लग रहा है भैया? पॉलन किट की ये ऑयली लेयर है जो उसको क्या है भैया? एक अलग सा बदबू आता होगा। अगर आप सनफ्लावर को सूंघा है कभी जाके? हाँ, अजीब सा स्मेल होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट को अच्छा लगता है, हमको बेकार लगता है, भले हमको गुलाब का स्मेल अच्छा लगता है, ठीक है, बट जो बदबूदार वाली स्मेल होती है ना एकदम, क्या स्मेल है यार इसका, हाँ, उसी से बनता है ऑयल, सनफ्लावर ऑयल बनता है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है या जो भी ऑयली लेयर होगा उससे हमेशा क्या रहेगा बेटा? स्मेल आएगा। और यही स्मेल किसको अट्रैक्ट कर लेता है? इंसेक्ट को। और भैया प्लांट का क्या हो जाता है? फायदा ही फायदा हो जाता है। इंसेक्ट आता है, बैठता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, इट हैज अबे किसका बच्चा रोने लग गया? क्या हो गया? किसका फोन है? बंद भी नहीं हो पा रहा है क्या तुमसे? ठीक है, हो गया बेटा यहां तक। नेक्स्ट इज डेइसेंस ऑफ एंथर।
बेटा पॉलन ग्रेन बन गया है, किसके अंदर प्रेजेंट है? एंथर के अंदर प्रेजेंट है। एंथर के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो पॉलिनेशन तो नहीं हो पाएगा, उसको क्या करना है भैया, बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए आपको, जब मैंने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें एक लेबलिंग कराई थी स्टोमियम, है ना, स्टोमियम एक लेबलिंग अपन किए थे। वहीं से क्या होता है, जल्दी से एंथर का जो बाहर वाली लेयर्स है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ये एंथर के अंदर जो अपना पॉलन बना हुआ है, पॉलन ग्रेन बने हुए, वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, डेहिसेंस ऑफ एंथर, या एंथर जैसे ही मैच्योर होगा ये सारी लेयर्स क्या हो जाएंगी, ब्रेक होंगी। ब्रेक होने के बाद जो अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू में पॉलन ग्रेन बन रहा था वो कहाँ की ओर आएगा बेटा, बाहर जाने लग जाएगा। अब यहाँ पे कैसा चलता है डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए स्ट्रक्चर, अभी सब लोग बेटा अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अपन बनाए हैं लास्ट क्लास में, एक बार उसको खोलिए। खोल लिया? अब उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा, ये एक डेहिसेंस्ड, मतलब एंथर यहाँ पे डेहिसेंस चल रहा है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? ये एपिडर्मिस है अपना, ये एंडोथीसियम है, क्या क्या दिख रहा है हमारा, ये जो एंडोथीसियम की लेयर है वो कैसी हो रही है बेटा, अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, क्या हो रही है, अंदर की तरफ कर्लिंग हो रहा है। तो सबसे पहला जो डेहिसेंस ऑफ एंथर में स्टेप होता है, दैट इज एंडोथीसियम कर्ल्स इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ ही क्या होने लग जाएगा, एंडोथीसियम की लेयर कर्लिंग चालू हो जाएगा। जैसे ही कर्लिंग चालू होगा इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये एंथर का जो जॉइंट सब कुछ लेयर था वो क्या हो जाएगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप एक लेयर को अगर एक्स्ट्रा एक तरफ अंदर 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 ग्रोथ करने लग जाओगे तो बाहर की लेयर क्या हो जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे फिर क्या बन गया, अपना गैप बन गया। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या हुआ, एंडोथीसियम अगर पूछता है क्वेश्चन में कि डेहिसेंस ऑफ एंथर में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो कौन सी लेयर का होता है बेटा, एंडोथीसियम, क्योंकि यही क्या होने लग जाती है, अंदर अंदर की तरफ मुड़ना चालू हो जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट इज, अब हमारे पास एक लेयर थी मिडिल लेयर, एक लेयर थी टैपिटम। टैपिटम का काम क्या था, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन, है ना, जो पॉलन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। बेटा पॉलन तो डेवलप हो गया, अब टैपिटम का काम क्या है, कुछ है नहीं है। अब टैप्टम की लेयर क्या हो जाएगी, डीजनरेट, क्योंकि भैया अब जितना उसके पास नरिशमेंट था उसने सब कुछ कहाँ दे दिया, पॉलन को दे दिया। अब उसके पास कुछ बचा नहीं और वो लेयर क्या हो जाएगी, मर जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। एक और लेयर पड़े थे, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर जो होता है बेटा, वो टैपिटम जब फूड प्रोवाइड कर रहा होता है डेवलपिंग पॉलन को। अब इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ पॉलन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं बेटा, मिलियंस ऑफ पॉलन, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू में हर एक सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन और पोटेंशियल पॉलन मदर सेल। जब ये इतना सब कुछ स्ट्रक्चर इतना सारा बन रहा है एक एंथर के अंदर, मतलब मिलियंस ऑफ पॉलन बन रहे हैं, तो क्या होगा यार, टैपिटम का जो लेयर है उसका जो फूड है वो क्या होने लग जाता है, खत्म होने लगता है। अब वो फूड अगर खत्म होने लगेगा तो टैपिटम किससे फूड लेने लगता है बेटा, मिडिल लेयर से, क्योंकि मिडिल लेयर ही अपनी, जैसे टैपिटम की लेयर कैसी थी, पैरेनकाइमेटस, मिडिल लेयर का भी लेयर कैसा है बेटा, पैरेनकाइमेटस, वो भी एक लिविंग लेयर है। अब टैपिटम जैसे जैसे फूड खत्म होने लगेगा वो किससे फूड लेने लग जाएगा, मिडिल लेयर से। तो ये दोनों एक तरीके से हम बोल सकते हैं भैया नरिशमेंट किसको दे रहे हैं, पॉलन को। मिडिल लेयर का भैया इसमें ऐसा आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई विच इज द न्यूट्रिटिव लेयर फॉर पॉलन, उसमें क्या होगा बेटा, आपका टैपिटम। टैपिटम का ही काम है पॉलन को हाथ से खाना खिलाने का, ठीक है। अब ये टैपिटम कहाँ से खाना ला रहा है, नन ऑफ पॉलन्स बिजनेस, पॉलन को कोई लेना देना नहीं है कि खाना कहाँ से आ रहा है। अब टैपिटम का खाना खत्म हो जाता है तो भले वो किससे ले लेता है, मिडिल लेयर से ले लेता है। अगर अब ये पूरा पॉलन डेवलप हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मिडिल लेयर का भी फूड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे टैपिटम डीजनरेट हो गया था, मिडिल लेयर भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। तो इसके बाद अपना मिडिल लेयर एंड टैपिटम डीजनरेट्स।
इसका रीजन क्या होगा? टैपेटम डीजेनरेट्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाई पॉलन। पॉलन ने भैया पूरा चूस चूस के उसका खाना ले लिया, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसको भी तो जीना था, फूड चाहिए था इसको भी, इसके लिए बचा नहीं। मिडिल लेयर का खाना कौन लेते जा रहा था? टैपेटम। तो ये भी भूखा मर गया, ये भी भूखे मर गए, इतनी गंदी मौत मरे दोनों। किसको नरिशमेंट देते देते? पॉलन को, जो कि इनका क्या था? बच्चा था, बोल सकते हैं सेकेंड जनरेशन था। यही हालत होता है माँ बाप का, जो पैसा दे दे के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये देखो बच्चे हमारे हाँ नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है? सब लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, वो पूरा खाना खा के पॉलन मस्त हृष्ट पुष्ट होके निकलेगा, इधर माँ बाप जो थे उसके, जो उसको खाना प्रोवाइड कर रहे थे, उनका क्या हो गया है? डी जनरेशन हो चुका है। तो भैया नाम रोशन तो करके ही जाना एटलीस्ट। ऐसा पॉलन होना चाहिए जो पॉलिनेशन करके निकल जाए, तो भैया माँ बाप भी खुश होंगे, चलो अच्छा इसको खाना पीना खिलाया था, इसने कर तो दिया काम। इसका काम क्या था पॉलन का? फर्टिलाइजेशन करना ही था, चलो कर तो दिया, उसको थोड़ी नीट देना था। हाँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का सपना अलग है ना कि तुम डॉक्टर बन जाओ। ओहो मैडम, आप पढ़ाते पढ़ाते भी टॉर्चर कर देते हो अचानक से। कहाँ मूड अपन पढ़ रहे थे, ऐसा इमोशनल ट्रॉमा। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। थर्ड थिंग, अब मिडिल लेयर टैपेटम के बाद क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक है, अब वहां पे मैंने पिछले क्लास में ही बोला था बेटा, यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो आगे चल के क्या बन जाता है? पॉलन सैक। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? धीरे धीरे करके डिवीजन होते होते सेल्स में सेल कैसे होने लग जाते हैं? इलोंगेट होने लग जाते हैं, वर्टिकली। वर्टिकली इलोंगेट होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे अपन कैसा बनाए थे बेटा? पहला का डायग्राम देखोगे, सीधे गोल गोल सा बनाया था ना, इसी गोल को अपन ने क्या कर दिया? ऐसा वर्टिकली इलोंगेट कर दिया। अब नाम क्या हो गया इसका? पॉलन सैक। जब ये वर्टिकली इलोंगेट होते हैं तो ये इधर से इलोंगेट हो रहा है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था, 4 स्पोरोजिनस टिश्यू बनाए थे अपन ने। अच्छा एक चीज यार, एंथर को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि भैया माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोग अंदर वाले को भी बोल दे रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर को भी माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। कर चल क्या रहा है सर्कस? थोड़ा सर्कस ये है ना कि अपन जो माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं ना, एंथर को अपन ने क्या बोला है? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोला है? टेट्रास्पोरेंजिएट। उसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? कितने स्पोरेंजियम है? 4। अब हम लोग जो पिछले जितने लोअर प्लांट्स थे उसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड सुने थे, उसके अंदर क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर बन रहा था। तो ये हमारे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनने वाला है, इसलिए एंथर को भी क्या नाम दे दिया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इस एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। या कितने स्पोरेंजियम है? 4। 4 लोकेशन है जहां पे क्या बनने वाले? अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बनने वाले। यही जो 4 जगह है, अगर अब मैं बोलूं कि भैया एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप पूरा तरीके से देखो कि भैया हम लोग पहले ऐसा बनाते हैं, ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी मैं सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बता रही, जिसको अपन ऑब्लिक करके एंथर भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया, उसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा? ये तो सिर्फ लेयर्स बना रहे हैं ना उसकी। ये जो अपन पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है यार? एक अपन स्पोरेंजियम बनाया, उसके बाद लेयर्स बनाए, मिडिल लेयर बना दिया, एंडोथीसियम बना दिया, एपिडर्मिस बना दिया, तब तो आपको ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअल में तो वो क्या है? एक ही तो स्ट्रक्चर है, हम लोग सिर्फ उसका एक एक लेयर दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़ा स्ट्रक्चर अलग है, माइक्रोस्पोरेंजियम सिर्फ अंदर वाला। ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप कोई सेल बना रहे हो तो सिर्फ सेल का, सेल तो पूरा सेल ही कहलाएगा। अब ऐसा थोड़ी आप उसमें सेल मेम्ब्रेन बना दिए, सेल वॉल बना दिए, तो नहीं मैम अब इसको सेल थोड़ी बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। समझ रहे हो बेटा? तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही अपना क्या है? एंथर है। और जो अपन यहाँ पे बैग्स को बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, वो भी क्या है भैया? वही तो एंथर है। हम लोग तो सिर्फ उसकी लेयर्स की बात कर रहे थे कि यार इसके पास ये लेयर है, वो लेयर है, फलाना लेयर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? पूछ लो अभी। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही क्या बोलते हैं? एंथर। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यार? माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर की क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर बनने वाला है। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलन सैक, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे कन्वर्ट हो जाता है? जब ये कैसा ग्रो करने लग जाएगा? वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करने लगेगा। और जब ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करेगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं। क्या हो जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। यहाँ का स्पोरेंजियम, यहाँ का स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ का स्पोरोजिनस टिश्यू आपस में क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। इधर का स्पोरोजिनस टिश्यू इधर के स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे लिख लो फ्यूजन ऑफ पॉलन सैक।
डन, समझ में आ गया। अब कुछ रीजन पे आते हैं कि भैया एंडोथीसियम अंदर की तरफ क्या हो रहा था, कर्ल हो रहा था। क्यों हो रहा था? कोई तो रीजन होगा, ऐसी थोड़ी कि अब मेरा मन हो रहा है कि मैं अंदर की तरफ कर्ल हो जाऊं। मन तो नहीं हो रहा था उसका, क्यों, क्या हुआ होगा ऐसा? बेटा अंदर क्या हो रहा है, फूड खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? फूड खत्म हो रहा है, वाटर खत्म हो रहा है। बोल सकते हैं अपन फूड एंड वाटर सब साइमल्टेनियसली वर्ड यूज करते हैं। अंदर का वाटर खत्म हो रहा है, फूड खत्म हो रहा है, बाहर ड्राई सीजन चालू हो गया। ड्राई सीजन का मतलब गर्मी या ऐसा सीजन जिसमें बाहर का वाटर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। ड्राई सीजन बोल रहे हैं तो बाहर वाटर कंटेंट कम है, तो प्लांट क्या चालू कर देता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन चालू करता है, यहाँ से प्लांट्स के अंदर से पानी निकलने लग जाएगा। अब हर सेल में जितना पानी है वो बाहर जाने लग जाएगा, तो भैया अंदर का वाटर कंटेंट क्या होने लग जा रहा है, कम होने लग जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉस, अब कोई भी चीज से अगर आप एक बलून में पानी भर दो और उस बलून का पानी आप निकालना चालू करो, तो बेटा बलून का वॉल्स क्या होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है। तो भैया आप इसके अंदर से जैसे जैसे पानी निकल रहा है, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, इसके मेम्ब्रेन क्या होने लग जाएंगे बेटा, अंदर की तरफ श्रिंक होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, कर्ल होने लग जाएंगे। तो ये दिक्कत, ये जो एंडोथीसियम कर्ल इन्वर्ट था, ये बिकॉज, इसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस। इसीलिए पॉलिनेशन जो चलता है ना, वो कौन से सीजन में चलता है, ड्राई सीजन में चलता है। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, जो बहुत ही ट्रिकी तरीके से एनसीईआरटी बता देती है कि यार वाटर लॉस जब भी होगा उस समय डाइसेंस ऑफ एंथर चालू होगा। अब डाइसेंस ऑफ एंथर चालू होगा तो पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे तो भैया क्या करने आएंगे, पॉलिनेशन ही करने आएंगे। तो ड्राई सीजन में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉलिनेशन चलता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो वाटर लॉस की वजह से क्या हुआ, वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड एंडोथीसियम विल कर्ल इनवर्ट्स। ठीक है, इस पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स। अब जब वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पॉलन सैक का भी वॉल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये भी क्या होने लग जाएगा, अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाएगा। और एक समय आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वॉल ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वॉल ब्रेक हो जाएगा। एंड वही वो टाइम होगा जब आपका ये पॉलन है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया सबको कैसा कैसा चला। सबसे पहले डेवलपिंग पॉलन को जो लेयर्स फूड प्रोवाइड कर रहे थे, उनका फूड धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, खत्म होने लग गया। टैपटम का फूड खत्म हुआ तो वो किससे फूड ले रहा था, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का फूड खत्म हुआ तो वो क्या क्या हो गई, डीजनरेट। टैपटम क्या हो गया, डीजनरेट। ऊपर से साला बाहर भी टेम्परेचर कैसा हो गया, ज्यादा, ड्राई सीजन आ गया। इसकी वजह से जो बचा हुआ पानी था अंदर का वो भी क्या होने लग गया, बाहर जाने लग गया, इवापोरेट होने लग गया, वाटर लॉस होने लग गया। ये वाटर लॉस की वजह से सारे जो वॉल्स थे वो कैसे होने लग गए बेटा, श्रिंक होने लग गए, अंदर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए। और ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते, मैंने क्या बोला था, स्टोमियम एक लेयर आपको बताया था, स्टोमियम। वो जो स्टोमियम होता है वहां पे क्या होता है, ये जो एंथर का वॉल होता है वहां पे क्या होता है बेटा, वीक होता है। जैसे हमने जर्म पोर बना दिया था, वहां पे क्या नहीं था, एक्साइन नहीं था। तो स्टोमियम के पास क्या नहीं रहता है, कैलोज नहीं रहता है। कैलोज लिखा था हमने, एंथर बना होता है कैलोज एंड फाइब्रस लेयर से। तो वहां पे क्या एब्सेंट होता है, कैलोज एब्सेंट होता है। तो वहां पे क्योंकि वो वीक पॉइंट था, ज्यादा कर्लिंग किए तो वहां से क्या हो गया, वॉल ब्रेक। ठीक है, वहां पहले वॉल यहाँ का ब्रेक हुआ, फिर जो आपस में पॉलन सैक फ्यूज होके बैठे हुए थे उनका भी क्या होना स्टार्ट हुआ, कर्लिंग स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, उनका भी क्या हो गया, ब्रेक हुआ वॉल। उसके बाद सारा का सारा पॉलन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो ड्राई सीजन में ही होगा पॉलिनेशन। कैसे कैसे होगा, रीजंस आपको पता चल गया है। क्लियर है बेटा, पूछना है किसी को कुछ, पूछ लो। समझ में आ रहा है, नए बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा एक क्लास पीछे आए हो तो थोड़ी समस्या हो सकती है, बट डरना नहीं है। ठीक है, आपका बैकअप क्लास हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, समझने की कोशिश करना है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट,
हमने पॉलन बना लिया, पॉलन को रिलीज कर लिया। अब बनाना बचा है गैमीट। ठीक है, गैमीट अभी तक नहीं बना है। अभी हमने सिर्फ गैमेटोफाइट बनाया है, जो कि क्या था, अपना पॉलन था। अब इस पॉलन के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। तो अगर हम गैमेट बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। कौन सा गैमेट बना रहे हैं, मेल गैमेट। तो हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किसके लिए यूज कर रहे थे अपन, मेल के लिए। उसी के अंदर गैमेट बनने वाला है, तो वही माइक्रो फिर से लगा देंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसमें दो टाइप का है स्टेज। फर्स्ट इज प्री पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है, यंग एंथर में बेटा आपको सारी की सारी लेयर्स प्रॉपर दिखेंगी नहीं। मैच्योर एंथर में आपको क्या दिखेगा, सब कुछ, सब लेयर बराबर दिखने लग जाएगा। मैच्योर एंथर में आपको पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखने लग जाएगा। यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है, वो धीरे धीरे करके वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, मदर सेल में कन्वर्ट होने वाला है। यंग एंथर में आपको पॉलन सैक नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, स्पोरेंजियम दिख रहे होंगे। मैच्योर एंथर में क्या दिखने लग जाएगा, पॉलन सैक, क्योंकि यही इलोंगेट हो के धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो हो जाएंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलन सैक। फिर जब डाइसेंस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्या बात कर रहे थे अपन, प्री, हाँ। अब प्री पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बेटा न्यू स्टूडेंट हो, ओके। अभी बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी बीच में आए हो आप तो थोड़ा सा सर्कस जैसा लगेगा, बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, पॉलिनेशन के पहले, मतलब जब ये पॉलन ग्रेन अपने एंथर को छोड़ के स्टिग्मा के पास नहीं गया है, उससे पहले कुछ डेवलपमेंट चलेगा किसमें यार, पॉलन ग्रेन के अंदर। अब पॉलन का जो अपन स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक्साइन, इंटाइन, देन एक साइटोप्लाज्म था, एक क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, अब ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, मान लो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऐसा। ठीक है, अभी जर्म पोर वगैरह बेटा यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ मैं, अभी आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ। ये मान लो बाहर वाला क्या है, एक्साइन है, अंदर वाला क्या है, इंटाइन है, ये अपना साइटोप्लाज्म के साथ इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब यार ये जो पॉलन है इसको क्या करना है, दो काम है यार। एक तो यार इसको अपने गैमेट बनाने हैं, एक जब ये पॉलिनेशन करेगा तब इसको ही तो पॉलन ट्यूब बनाना है। ठीक है, पॉलन ट्यूब भी बनाएगा कौन, पॉलन, गैमेट भी कौन बनाएगा, पॉलन। तो यार इसके पास दो जिम्मेदारी है, दो जिम्मेदारी के लिए यार इसके पास क्या होना चाहिए, दो सेल। कितना सेल होना चाहिए, दो सेल। अभी सेल कितना है, अब यहाँ पे क्या चलेगा, सेल का डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा, अभी यार जो आपका पॉलन है इसका प्लॉइडी क्या है, एन है। ठीक है, सबको ये बात तो क्लियर है भैया, माइक्रोस्पोर है, अपना प्लॉइडी क्या है, एन। तो भैया एन है तो मियोसिस होगा क्या, मियोसिस हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कौन सा डिवीजन हो सकता है, माइटोसिस। अब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, क्या करेंगे अपन, माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, दो सेल बनाएंगे। दो सेल कैसा बना, ठीक है, ऐसा ही कुछ एकदम सिंपल बेसिक डायग्राम बना रही हूँ बेटा। बीच से अभी अपन ने क्या किया, डिवीजन कर दिया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो सेल बन गए। ये दो सेल में मैंने क्या बोला था, एक सेल का काम होगा
पॉलन ट्यूब बनाने का, दूसरे सेल का काम होगा गैमेट बनाने का। दो सेल में मान लो अभी हम एक सेल का नाम लिख देते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरे सेल का नाम है जेनरेटिव सेल। समझ में आया यहां तक? ठीक है। वेजिटेटिव सेल बेटा आगे चल के बनाने वाला है पॉलन ट्यूब, इसी से बनेगा अपना पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल कुछ जनरेट करने वाला है, क्या जनरेट करने वाला है? मेल गैमेट्स। ये जनरेटिव सेल बनाएंगे मेल गैमेट। बेसिक क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए कि भैया एक पॉलन था, उसको दो जिम्मेदारी थी, तो यार एक ही सेल तो नहीं कर सकता था, उसने क्या किया, अंदर सेल डिवीजन किया, दो सेल बना दिया, एक सेल को बोला वेजिटेटिव सेल, दूसरे सेल को क्या बोला? जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बनाएगा आगे चल के पॉलन, जनरेटिव सेल बनाएगा गैमेट्स। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो वेजिटेटिव सेल के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, यार ये सेल कैसी होती है, दोनों सेल एक दूसरे से अलग कैसे, अलग मतलब ये सेल ही क्यों बनाएगा पॉलन ट्यूब, जनरेटिव सेल ही क्यों बनाएंगे गैमेट, तो थोड़ा सा इन सेल्स में क्या होगा यार, डिफरेंस होगा। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं यार इन दोनों में से दो सेल बनेगा, इसमें से ये कभी गैमेट बना लेगा, ये कभी पॉलन ट्यूब बना लेगा, ऐसा कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किए, मतलब यार इस सेल में ही क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब क्या डिफरेंस है, जो आपकी वेजिटेटिव सेल है यार, ये कैसी सेल होती है? लार्ज सेल होती है। ठीक है, लार्ज सेल होती है। यहाँ पे मैं सब फीचर्स लिखते जा रही हूँ। वेजिटेटिव सेल, लार्ज सेल, irregularly shaped nucleus, कैसा न्यूक्लियस है बेटा? इरेगुलरली शेप। इसके पास माइटोस, अब हम आ रही हूँ उस चीज पे। अब क्या है, ये सेल कैसी है बेटा? लार्ज सेल। शेप कैसा है इसका न्यूक्लियस का? इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस। इसको अपन नाम क्या है इस न्यूक्लियस का? नाम क्या है इस न्यूक्लियस का पता है? ट्यूब न्यूक्लियस। क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है। इस सेल को आगे चल के क्या बनाना है? पॉलन ट्यूब बनाना है। पॉलन ट्यूब सब लोग लोअर क्लासेस में भी देखे होंगे यार, कैसा रहता है? स्टिग्मा से चालू होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो पूरा एंड ऑफ कहाँ तक जाएगा? ओवरी तक जाएगा। तो यार ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? इस सेल के पास बहुत सारा एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी किससे मिलता है? फूड से मिलता है। तो इसके पास क्या होगा? अबंडेंट फूड रिजर्व। क्या रहेगा? अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जनरेटिव सेल पे। इसको लार्ज बोले तो बेटा ये क्या है? स्मॉल। इसके न्यूक्लियस का नाम होगा जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो सेल होता है इसका शेप, यहाँ पे अपने इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस लिखा था, इसका शेप होता है बेटा स्पिंडल शेप, एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये लाइन सबको समझ में आई? मतलब जनरेटिव सेल छोटा सा सेल है जिसका शेप कैसा है? स्पिंडल शेप है। इसका जो पूरा का पूरा जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो मतलब यार हमारी जो वेजिटेटिव सेल है यार, वो तो बहुत ही बड़ी सेल है,
जिसके साइटोप्लाज्म में एक दूसरा सेल क्या है, सिर्फ फ्लोट कर रहा है। तो अगर अभी इसका डायग्राम प्रॉपर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही होगा यार। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल। ये वाला क्या है, जेनरेटिव सेल। इसमें आप इसका न्यूक्लियस, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस किसका था, वेजिटेटिव सेल का। ये इसका न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है, मैंने एक गंदा सा शेप बनाया है क्योंकि आपको याद रहे कि यार इसका शेप कैसा है, इरेगुलर है, कैसा भी हो सकता है, इधर उधर ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेल क्या है, वेजिटेटिव। जिस सेल में दूसरा सेल फ्लोट कर रहा है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल भैया छोटा सा सेल भले है, लेकिन उसको क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने हैं। तो इट विल फॉर्म गैमेट्स। अब यार ये सेल को अगर आप देखो और अपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर को याद करो, माइटोसिस क्या होता था, इक्वल होता था ना। सेल डिवीजन कैसा होना चाहिए था, इक्वल। इक्वल होना चाहिए था भाई। आधा सेल जैसे हमने ये बनाया था यार, ऐसा होना चाहिए था कुछ, लेकिन ये कैसा बना है, ऐसा। तो यार ये माइटोसिस में क्या हुआ था, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। ऐसे माइटोसिस को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक माइटोसिस। एसिमेट्रिक का मतलब है इसमें माइटोसिस में दो सेल जरूर बनेंगे, बट एक सेल छोटा होगा, दूसरा सेल बड़ा होगा। इस माइटोसिस का पूरा नाम अपन यहाँ लिख देते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल माइटोसिस। सिमेट्रिकल होता तो दोनों सेल ही क्या होते, इक्वल होते। तो अब माइटोसिस के भी आपको क्या मिल गए, टाइप्स मिल गए। पहले सेल डिवीजन के टाइप पढ़े, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आगे जैसे जैसे पढ़ते गए पता चला कि भैया माइटोसिस में भी कुछ लफड़ा अगर हो गया तो एक माइटोसिस सिमेट्रिक होगा, एक माइटोसिस एसिमेट्रिक होगा। यहाँ पे कैसा था, एसिमेट्रिक। क्लियर है हेमंत, समझ में आया। तो ये माइटोसिस कैसा रहा, एसिमेट्रिकल। इसकी वजह से एक सेल बड़ा, बड़ा वाला सेल क्या था, वेजिटेटिव सेल। इसलिए उसके पास क्या था भाई, रिस्ट पुष्ट सेल है तो उसके पास रिस्ट पुष्ट फूड होगा, बहुत सारा फूड रिजर्व है ताकि उसको आगे चल के क्या बना पाए, वो पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल छोटा सा भी, गैमेट क्या होंगे, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, वो गैमेट यार छोटा सेल अपना बना लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी यार सेल्स कितने हैं टोटल, टोटल कितने सेल्स हैं, दो सेल है। तो ये इसको अपन बोलेंगे, इस पॉलन का कौन सा स्टेज है यार, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज ये रहता है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जब पॉलिनेशन हो रहा होता है तो कौन से स्टेज में हो रहा होता है, टू सेल स्टेज में। पॉलिनेशन मतलब पहले हो जा रहा है गैमेट बनने के। अभी गैमेट बनाया क्या, नहीं बनाया, गैमेट बना नहीं है और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब ये पॉलन कहाँ पहुंच चुका रहेगा, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में पहुंचने के बाद वो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। कौन, जनरेटिव सेल। समझ में आया। तो टू सेल स्टेज का मतलब है अभी सिर्फ दो ही सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम तो भैया पोस्ट पॉलिनेशन ही है, वो तो पॉलन ट्यूब तभी बनाएगा जब वहां पे लैंड करेगा। लेकिन यार गैमेट तो पहले बन सकता था। ऐसी हम तो यही सोचते कि भैया जब जा रहे हो तो सब काम वाम करके जाओ ना, गैमेट लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गैमेट नहीं बना था। गैमेट तब बनेगा जब क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एंथर से कहाँ पहुंच गया पॉलन, स्टिग्मा पे। और वहां स्टिग्मा में बैठे बैठे फिर ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। अब अगर इस जनरेटिव सेल को मेल गैमेट बनाना है तो फिर से क्या चलेगा, कोई भी चीज को कुछ बनाना है अगर तो चलेगा सेल डिवीजन। ठीक है, चाहे आप ग्रोथ करवा लो या कुछ नई चीज बना लो, करना तो सबको क्या पड़ेगा, डिवीजन। तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, पहले सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। अभी फिर से मैं एक सिंपल डायग्राम बना रही हूँ, वो वाले डायग्राम का कंटिन्यूएशन। ठीक है, अपन ने ऐसा बनाया था बेटा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अभी ये अपन ये वाले हाईफाई डायग्राम में नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपल बेसिक समझा रही हूँ। अभी ये नीचे क्या था, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल को क्या करना है, गैमेट बनाना है। गैमेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन करेगा तो अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेगा। तो ये ऐसा ही होगा कुछ। जनरेटिव सेल ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया। अब कितने सेल हो गए टोटल, अब इस स्टेज को क्या बोला जाएगा,
बेटा समझ आया? समझ आया? समझ आया? ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, एनर्जी लाओ। ऐसा नहीं करना है, एनर्जी होना चाहिए। हम क्या है? डॉक्टर्स। डॉक्टर को ही शर्म आ जाए, तुम लोग इतना लेस एनर्जी से बोलोगे तो। हम क्या है? हम क्या है? क्या है? धीरे धीरे स्लो क्यों जाते हो यार? अभी बने नहीं है मैम, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब अपने पास कौन सा स्टेज आ गया? 3 सेल स्टेज। एनसीईआरटी अगर बोलती है कि 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है पॉलिनेशन, तो आगे का लाइन तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि 3 सेल स्टेज कितने में होगा? 40%। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये बोलते हुए मत आ जाना एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है। भले एनसीईआरटी ये 40% का जिक्र नहीं करती है, बट 60% अगर बता दी है तो एनसीईआरटी आपको इतना स्मार्ट समझती है कि आप 100 - 60 करके ये बता दो कि भैया बचे हुए 40% में पॉलिनेशन के समय पे ही क्या रहेगा? 3 सेल स्टेज। मतलब 40% एंजियोस्पर्म अपना मेल गैमेट बनाने के बाद क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। मैक्सिमम लोग पहले कर लेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन का मतलब था पॉलिनेशन के पहले, पोस्ट का मतलब पॉलिनेशन के बाद। अब पॉलिनेशन के बाद का मतलब है ऑन स्टिग्मा। कौन आ गया है? पॉलन आ चुका है। पॉलन हैज लैंडेड। पॉलन कैसा होगा? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बेटा? वायबल। वायबल का मतलब जिंदा। ऐसा नहीं कि डेड बॉडी जाके डाल दिए, पॉलन का डेड बॉडी डाल दिया स्टिग्मा के ऊपर और वो देख रहे हैं कि कुछ तो नहीं हो रहा है, सब फालतू बातें हैं। ऐसा नहीं। पॉलन कैसा होना चाहिए? वायबल होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। पॉलिनेशन करने के लिए, जिंदा का मतलब है पॉलिनेशन करने के लिए सक्षम, सॉरी, फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अब ये वायबल पॉलन कहाँ पे लैंड कर चुका है? ऑन स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा होती है, इतने बरसों से अपने आशिक का इंतजार कर रही होती थी ना। हाँ, इतना फ्लावर बन गया और वेट कर रही थी कब मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन, करण अर्जुन। कितने मेल गैमेट हैं? 2। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? और वो वहां पे बैठी है, कौन? स्टिग्मा बैठी है कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। अब जब करण अर्जुन आएंगे तो खुशियां तो मनाएगी ना वो। आप लोगों टाइप थोड़ी अच्छा आ गए, ऐसा तो नहीं करेगी यार, कुछ तो भी रिएक्शन देगी। क्या होगी? हैप्पी होगी। हैप्पी होने का तरीका, जैसे आप लोग ज्यादा खुश हो जाते हो तो क्या करते हो? खाना खाते हैं मैम, या सो जाते हैं। ज्यादा खुश हो गए, बर्थडे है तो मम्मी कुछ स्पेशल बनाने लग जाएगी, है ना। अपन मैक्सिमम टाइम में अपना खुशी कैसे बयां करते हैं? अच्छा खाने से। अच्छा हो गया, चलो पार्टी करेंगे। पार्टी का मतलब क्या है? तो स्टिग्मा भी क्या करने वाला है? स्टिग्मा को पता है कि ये यूनिवर्सल चल रहा है यार हर जगह। किसी को भी कोई ज्यादा खुश है, चल तेरे को पार्टी देते हैं, चल खाना खा ले, ये ले छोले भटूरे, ये ले मोमोज, ये पिज्जा। हाँ? ऐसे दुखी है तो भाई चावल चुपचाप नमक डाल के खा के आ जाएंगे। जरूरत नहीं, दाल की भी जरूरत नहीं मेरे को, आज बहुत डिप्रेशन है भाई, बहुत। खाना बस खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है यार? खुशी का माहौल है। कौन आ गया? पॉलन आ गया भैया, जिसके लिए इतना काम चला था। पॉलन लैंड हो गया। अब स्टिग्मा क्या करेगी? खुशी से स्वागत करते हुए उसको प्लेंटी ऑफ फूड देगी। प्लेंटी ऑफ फूड का मतलब है साइटोप्लाज्म जो है अपना, है ना, क्या बोलना चाहिए, सेल का सबसे जो लिविंग कंटेंट है, वो लिविंग कंटेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हाँ, साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा लाइवली चीज, फ्लूइड फ्लूइड टाइप का चीज। अब स्टिग्मा को पता है कि किसी भी चीज, किसी भी सेल को अपने को मोटा करना है तो क्या करोगे? अरे खाना खाना, अरे सेल की बात कर रही हूँ। सेल को अगर मोटा करना है तो आप अगर उसका साइटोप्लाज्म में कंटेंट बढ़ा दोगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा उसका साइज। तो साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ाने का मतलब है फूड अगर बढ़ा रहे हो तो सेल का क्या बढ़ रहा है? साइटोप्लाज्म कंटेंट। तो स्टिग्मा ने क्या स्टार्ट किया? साइटोप्लाज्म का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? फ्लूइड फ्लूइड, है ना, लिक्विड लिक्विड मटेरियल रहता है। अब ये स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करती है बेटा उसको? अबंडेंट मॉइस्चर, अबंडेंट फूड,
अबंडेंट फूड मतलब लिक्विड डाइट बहुत सारा मिलने लगता है कि पॉलन क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है खुशी से कि भैया यार ये स्टिग्मा जबरदस्त, भाई इतना अच्छा सत्कार हो रहा है मेरा, बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं कर रही है, ये पूरा किससे कर रही है, पूरा वॉल्यूम ऑफ, मतलब इतना फूड मिल रहा है उसको कि हमारा जो पॉलन था उसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ये मोटा पॉलन बन जाता है वहां जाके। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे ही पॉलन लैंड करता है, स्टिग्मा जो ऑलरेडी क्या करके रखेगी, अपने पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर और फूड रखे रहेगी, पॉलन उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड इस पॉलन का वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में? ये इंक्रीज का साइन है, ये पता है ना सबको? पूछ लिया करना, मैं कुछ ऐसा कोड वर्ड में लिखती हूँ तो। ठीक है, कैसे हुआ? बिकॉज ये पॉलन ने क्या किया, इट हैज एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फूड। फूड का मतलब क्या है बेटा, शुगर। अब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बढ़ गया। हमारा जो पॉलन ग्रेन था, ऐसे ही था एक्चुअल में तो। ठीक है, अब जो बाहर की लेयर है वो कैसी लेयर है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेयर किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन से। ये जो स्पोरोपोलिनिन वाली लेयर है, जिसको टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, जिसको एसिड का फर्क नहीं पड़ता, किसका फर्क नहीं पड़ता, एल्कलाई का फर्क नहीं पड़ता, उसको साइटोप्लाज्म के ग्रोथ से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। मैं अपने जगह से नहीं हिलने वाला, तेरे को अंदर जो करना है कर ले। हाँ, अब यहां से आप सोचो, ये लेयर बढ़ते जा रहा है, बाहर क्या लगा हुआ है, स्पोरोपोलिनिन, वो तो नहीं खिसक रहा, खिसक ही नहीं सकता उसको, तो यार किसी की औकात नहीं है उसको खिसका दे। अब क्या होगा, अब क्या होने लगेगा, ये जो जर्म पोर था, आप कहीं पे भी एक जगह से अगर आप स्ट्रक्चर को इंक्रीज करने लग रहे हो, तो यार वो स्ट्रक्चर उसी तरफ भागेगा जहां पे उसको स्पेस मिले। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस क्या था, जर्म पोर। अब ये जर्म पोर से क्या होने लग जाएगा, पॉलन का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा बढ़ने लग जाएगा, ये ऐसा ऐसा बढ़ते 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 ये स्ट्रक्चर अब क्या कहलाने लग जाएगा बेटा, पॉलन। समझ में आया सबको बेटा पॉलन ट्यूब कैसे बनता है? ये स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म का अंदर बढ़ रहा था, ये सेल को ग्रोथ अंदर से कराते कराते क्या किया भैया, जहां से उसको ओपनिंग दिखा वहां से क्या करने लग गया, सेल का साइज को अपना अपना बैलेंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो फट थोड़ी जाएगा अंदर कि भैया मेरे को कोई जगह ही नहीं दे रहा। जैसे आप लोग अभी ठूस ठूस के बैठे हो ना, अभी पांचवें को भी बैठा दो, अगर अभी कितने बैठे, 1 2 3, अभी चौथा आ जाएगा, ठीक है एडजस्ट हो गए। ठीक है, एक बहुत मोटा सा बच्चा आ गया जो एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप उसको खिसका रहे हो, नहीं खिसक रहे, दोनों साइड अगर आपके बैठ गया, एक मोटा बच्चा इधर, एक बहुत ही मोटा बच्चा इधर, और आप लोगों को बीच में मैं बैठाते जा रही हूँ। ठीक है, 5 बच्चे हो गए, 6 हो गए, क्या होने लग जाएगा फिर, आप बड़ा कोशिश कर रहे हो कि यार निकलना यार, नहीं निकल रहे हो, हिला नहीं पा रहे हो। ठीक है, वही कौन कर रहा है, स्पोरोपॉलिन। अब ये जो बीच में थे, अब इनको अपना जान तो बचाना पड़ेगा, ये कहाँ से भागेंगे, नीचे से, भैया साइड छोड़िए, बेंच के नीचे से या इधर से कहीं से भी अपना तो जान बचा के भागेंगे ना। तो वैसे ही यार जो हमारा अंदर का लेयर है, जो साइटोप्लाज्म है, इसको इधर इधर से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहाँ से बढ़ने लग जाता है, जर्म पोर के थ्रू बढ़ने लग जाता है। और जर्म पोर के थ्रू है, इतना छोटा सा पोर है, तो जब वहां से स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, किस शेप में होगा, ट्यूब शेप में ही होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ी कि ऐसा बन जाए, हाँ, ऐसा भद्दा टाइप का थोड़ी बनेगा वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ते 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 ये कैसा बनने लग गया, ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर बनने लग गया, जिसको अब अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉलन ट्यूब। तो दिस इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। सबसे पहले अपन ने क्या बना लिया, पॉलन ट्यूब बना लिया। वो जो 60% एंजियोस्पर्म थे जिनके पास मेल गैमेट नहीं बना हुआ था, सिर्फ 2 सेल स्टेज था, वो भी स्टिग्मा पे जब लैंड कर जाते हैं ना, जब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है उनका बेटा, कौन सा स्टेज आ जाता है, 3 सेल स्टेज आ जाता है। ठीक है, तो जो 2 सेल स्टेज वाले थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 सेल स्टेज। इसी समय 2 सेल स्टेज will convert into 3 cell stage, एंड इसके बाद क्या बन जाएगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन।
अब वेजिटेटिव सेल से कैसे बना पॉलन ट्यूब, क्योंकि पूरा का पूरा सेल क्या था, वेजिटेटिव सेल था। जनरेटिव सेल तो उसमें क्या कर रहा था, सिर्फ फ्लोट कर रहा था। तो जो मॉइस्चर और शुगर एब्जॉर्ब कर रहा था वो सेल कौन सा था, वेजिटेटिव सेल था। और उसी सेल से फिर इसलिए क्या बन गया, पॉलन ट्यूब बन गया। समझ में आ गया बेटा। पॉलन ट्यूब कहां से बना है, थ्रू जर्म पोर। ठीक है। 2 सेल से 3 सेल स्टेज में बनने के लिए भी बेटा क्या है, डिवीजन। क्लियर। ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, तो वेजिटेटिव सेल को अगर पॉलन ट्यूब बनाना है तो सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का कहां पे आके बैठ जाता है, टिप, टिप ऑफ जर्म पोर, क्योंकि यहीं से क्या स्टार्ट करना था, न्यूक्लियस। मतलब ब्रेन आके पूरे सेल को गाइड करने लग जाता है, इधर जगह, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर जगह जगह, चलो चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। क्यों, क्योंकि वो क्या था, ब्रेन था ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, अभी तो नहीं बट आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें लिखा है ये पॉइंट, कि जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है इट एक्वायर्स टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, कहाँ पे आके बैठ जाता है, जर्म पोर के पास। तो ये भी लिख लो आप, वेजिटेटिव सेल्स न्यूक्लियस एक्वायर्स टर्मिनल पोजीशन that helps in formation of pollen tube। एक चीज ऐड करना, जो मेल गैमेट बना है दे आर नॉन मोटाइल। मेल गैमेट कैसे हैं यहाँ पे, नॉन मोटाइल। इसीलिए तो हमको क्या लग रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। डन। क्लास कितने बजे तक है, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन तो किया था पहले, ये तो कर चुके हैं ना, तो बताओ, तुरंत बताना चाहिए। डी कौन सा है, वन जनरेशन विद इन अदर, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। याद है सबको, ठीक है। अच्छा ये आपका छूट गया एक, वेट वेट वेट, कुछ थोड़ी सी पांचट चीजें, पांचट मतलब इसमें हमको थोड़ा थोड़ा चीज याद रखना है। जैसे हमने पहले एक डिस्कस किया था बेटा, वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब होता है, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन का मतलब पॉलन कब तक सक्षम है फॉर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन तो कर भी सकता है बट फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम है कि नहीं। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वाइबिलिटी। कब तक ये पॉलन फर्टिलाइजेशन करा सकता है, या मेल गैमेट बना सकता है, या ये मेल गैमेट जो इसके अंदर बन रहा है वो क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। समझ में आ गया। तो वाइबिलिटी ऑफ पॉलन बेटा वेरीज, हर प्लांट का अलग अलग वायबिलिटी, हर प्लांट अपना अपने पॉलन का अलग अलग वायबिलिटी बना के रखता है। इट कैन बी, इसका रेंज कैसा होता है, फ्यू मिनट्स, आवर्स बोलना चाहिए। कुछ पॉलन कुछ घंटे में ही नॉन वायबल हो जाएंगे, मतलब अब खत्म, 2 घंटे तक जिंदा थे अब स्वर्गवासी हो गए। कुछ पॉलन यार बहुत महीनों तक क्या रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये जो वायबिलिटी है इससे अपने को क्या पता चलेगा, इससे अपने को क्या पता चलेगा,
कि कब तक यार ये पॉलन का एक तरीके से अपन क्या बोल सकते, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं यार, ये कब तक ये पॉलन, अगर अपने को पता है कि यार एक फलाना प्लांट है जिसका पॉलन सिर्फ 30 मिनट जिंदा रहता है, ठीक है, तो हमको क्या है यार कि ये 30 मिनट के अंदर अगर पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा पॉलन क्या है, वेस्ट है। ये जो वायबिलिटी है, इससे हमारा क्या फायदा है, हम ये सब पॉलन बेटा स्टोर करते हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं पॉलन बैंक्स। तो आप उस पॉलन बैंक में ऐसे पॉलन को स्टोर करोगे क्या जिसका वायबिलिटी 30 मिनट हो? नहीं, नहीं करोगे ना भाई, ऐसे वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो पॉलन मान लो कुछ मिनट्स तक, जैसे इसका एग्जांपल ही मैं देती हूँ 30 मिनट्स, ये आपकी एनसीईआरटी बताती है 30 मिनट्स वायबिलिटी होता है पॉलन का। राइस एंड व्हीट के पॉलन का वायबिलिटी कितना रहता है बेटा? 30 मिनट्स। कुछ मंथ्स तक सोलेनेसी फैमिली एंड रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी में कौन आता है? रोजेसी में लेग्यूमिनेस, मटर वटर, सोयाबीन वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो प्लांट्स है इनका पॉलन कितने कब तक वायबल रहेगा? फॉर मंथ्स, ठीक है। 30 मिनट्स में किसका खत्म हो जाता है? राइस एंड व्हीट का। तो हमको क्या पता चल रहा है कि अलग अलग प्लांट का वायबिलिटी क्या है, अलग अलग हो सकता है, वो स्टडी करके साइंटिस्ट लोग बता देते हैं। उस हिसाब से फिर जो पॉलिनेटर्स या जो क्रॉप ब्रीडिंग कर रहे होते हैं उस हिसाब से फिर कहाँ स्टोर कर रहे होते हैं बेटा? पॉलन बैंक। सीड को जहाँ स्टोर करेंगे उसको क्या बोला जाता है? सीड बैंक। स्पर्म्स को जहाँ स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्पर्म बैंक। वैसे ही पॉलन को जहाँ स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पॉलन बैंक। समझ में आया? अब ये पॉलन बैंक में अगर आपको स्टोर करना है तो भाई कुछ एक स्टोरिंग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरिंग क्राइटेरिया है वो क्या है? कोल्ड टेम्परेचर कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। ये किससे मिलता है हम लोग को? लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ से मिलता है? लिक्विड नाइट्रोजन से। इस टेम्परेचर में ही स्टोर किया जाता है पॉलन। समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट एक चीज, लार्जेस्ट पॉलन। याद है? क्या बात है। स्मॉलेस्ट पॉलन मायोसोटिस। लॉन्गेस्ट बेटा ये प्लांट्स है, ये मिराबिलिस एक प्लांट है जिसके पास क्या होता है? लार्जेस्ट पॉलन। मायोसोटिस एक प्लांट है जिसके पास होता है स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट पॉलन मिलता है अपने को सी ग्रासेस में, ठीक है। कैसे याद रखना है? मिराबिलिस में बिल जो आ रहा है इससे याद रखना बेटा बिग। बिग का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट। सोटी से याद रखना छोटी। छोटी पॉलन कौन है अपनी? मायोसोटिस। ग्रास कैसे होते हैं? लंबे लंबे से होते हैं, तो इनका पॉलन कैसा होगा? लॉन्गेस्ट। याद हो जाएगा? नेक्स्ट आपको एक फिगर 2.6 खोलो एनसीईआरटी में। 2.6 ही है ना? वो जो पॉलन के बारे में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिया है, सप्लीमेंट्स दिया है, ठीक है बेटा। ये डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम के नीचे लेबलिंग दिया हुआ है, फिगर का क्या नाम दिया हुआ है? फिगर 2.6 के बाद क्या लिखा है? पॉलन प्रोडक्ट्स। ये पॉलन प्रोडक्ट्स का डायग्राम आ सकता है यार, ये आपको ऐसा आइडेंटिफाई करने आ सकता है कि ये बी प्रोडक्ट है और ऐसा ऐसा कैप्सूल दिया रहेगा और क्वेश्चन दे सकता है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ये किस चीज का डायग्राम है, तो ऑप्शन में रहेगा पॉलन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? तो डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आपको एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम को पढ़ना है यार, हर डायग्राम को पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ। आपको उसमें जो बी वाला पॉलन है, बी पॉलन प्रोडक्ट है, उसमें देखो नीचे क्या क्या लिखा हुआ है बेटा। अबे एक जन पढ़ो, कोई पढ़ बेटा। नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन मतलब कैसा कलेक्ट किया गया बेटा? इसको नेचुरली कलेक्ट किया है, कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या लिखा है? नेक्स्ट और क्या लिखा है?
कौन सा बीज लिखा है? हनी बीज। अलग अलग बीज का नाम दे सकता है एंड आपको पूछ सकता है कि भैया ये प्रोडक्ट किस चीज से बना है, आपको पता होना चाहिए किससे बना है बेटा, हनी बीज। कैसे बना है पूछ सकता है, नेचुरली बना है, आर्टिफिशियली बना है, तरीके तरीके का प्रोसीजर दे सकता है। और फिर हमको लगता है भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं यार, इजी है ना, अभी बता रही तो इजी लग रहा है, देख के डायग्राम, ये डायग्राम ऐसे याद होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वायबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे एंड मॉइस्चर का मतलब दूसरा वर्ड क्या ले लेते हैं बेटा? ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है पॉलन का वायबिलिटी। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होगा हो सकता है पॉलन की वायबिलिटी खत्म हो जाए, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो हो सकता है ज्यादा समय तक पॉलन वायबल रहे, ये डिपेंड वैरी करेगा हर प्लांट टू प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलन का अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा पॉलन प्रोडक्ट्स में, इसमें अलग अलग पॉलन टैबलेट बनाया जा सकता है। ये जो पॉलन टैबलेट होता है, ये जो पॉलन है इट इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस, क्योंकि हमने वेजिटेटिव सेल को क्या बोला था? अबंडेंट फूड रिजर्व है उसमें बोला था। तो पॉलन के पास यार फूड बहुत है, मतलब न्यूट्रिशियस बहुत है, तो ये न्यूट्रिशियस है तो अपन क्या करते हैं यार इसको, इसके पास न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, तो एथलीट्स और जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनको क्या खिलाया जाता है बेटा रेस के पहले? पॉलन टैबलेट। तो उससे क्या हो जाती है? एनर्जी ज्यादा मिल जाती है थोड़ा सा खा के, मतलब आप ज्यादा खा के दौड़ नहीं सकते ना, पेट दर्द होने लगेगा। कभी दौड़े हो ज्यादा खा के, ज्यादा पानी पी के? हाँ, इधर दर्द क्या हो रहा है, मेरा किडनी फेल हो रहा है, हाँ ऐसा लगता है, साइड में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि अपन ज्यादा खा पी के दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा डाइजेशन में आपका एनर्जी उस समय लग रहा है। तो आपको दौड़ते समय, आप जब दौड़ रहे हो तो एनर्जी वहां जाने लग जाता है, तो इधर क्या होने लग जाता है? डाइजेशन थोड़ा इम्पेयर होने लग जाता है, उस वजह से क्या होगा? दर्द होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, तो ज्यादा क्रैम्प आने लग जाएंगे, क्योंकि आपका ऑक्सीजन किस में लग रहा है? दौड़ने में यूज हो रहा है। तो पॉलन टैबलेट क्या करता है? छोटा सा टैबलेट है, दिख रहा है डायग्राम में सबको, वो टैबलेट आप एक गोली खाओ, 7 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। खरीद के ले आना आप लोग, है ना, हम लोग के लिए अच्छा है, हम लोग खा खा के मैम ज्यादा खाते हैं, फिर एसी चलता है, फिर सो जाते हैं। तो अच्छी चीज है ना पॉलन टैबलेट। तो ये पॉलन टैबलेट आपको कमर्शियली मार्केट में मिल जाता है। कौन कौन यूज करता है? बेसिकली एथलीट्स एंड जो हॉर्स राइडिंग में जो रेस वेस चलता है वहां पे यूज हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलन कैसा होता है? हाईली न्यूट्रिशियस। समझ में आ गया बेटा। स्टोर किस टेम्परेचर में करते हैं? -196। हर चीज पॉलन के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो भाई हमारा नियत ही ऐसा है कि यार जो भी अच्छी चीज है उसमें क्या निकालेंगे? खोट निकालेंगे। तो एक खोट निकाल देते हैं पॉलन में, कि पॉलन से क्या होता है? एलर्जी। पॉलन कैन बी कंसिडर्ड एज एरो एलर्जन। इसमें जो सबसे कॉमन प्लांट है जो कॉज करता है बेटा, पार्थिनियम। इसको अपन कॉमन कैरेट ग्रास बोलते हैं, कॉमन वर्ड्स में, कॉमन लैंग्वेज में कैरेट ग्रास, गाजर घास बोलते होंगे मम्मी लोग, कभी गाजर घास हो गया, व्हाइट व्हाइट कलर का फूल होता है, देखोगे आप नाली वाली के पास रहता है, एकदम छोटा छोटा सा फूल रहता है उसका। ठीक है, तो गाजर घास बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थिनियम। ये इम्पोर्ट हो गया था इंडिया में विद द इम्पोर्ट ऑफ वीट, मतलब हम पार्थिनियम को लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब वीट इम्पोर्ट हो रहा था तो उसके साथ क्या हो गया था? इसका ब्रीड वीट हो गया, इम्पोर्ट हो गया था, और उसके बाद से ये इंडिया में फैल गया है। ठीक है, कहाँ किसके साथ? वीट इंपोर्ट के टाइम पे ये पार्थेनियम हमारे देश में आ गया था। ये हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये बाहर का है, हमारे इंडिया के जमीन में उगने वाला चीज नहीं था, ये बाहर से आया। जब अपन ने क्या इंपोर्ट कराए थे? वीट इंपोर्ट कराए थे। समझ में आ गया बेटा। तो ये अभी आपका पूरा आई थिंक सो एरो एलर्जन है, तो भैया क्या कॉज करेगा? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लाना ठिकाना, कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में है, वही है कि भैया अस्थमा होगा, फिर ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, ये सब चीजें कॉज करता है ये पॉलन, इसलिए इसको नाम दिया गया एरो एलर्जन। एलर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? जो एलर्जी कॉज करे। ठीक है, एरो का मतलब क्या है? एयर। ठीक है, ये एलर्जी कैसी है? बिकॉज ऑफ एयर। एयर में क्योंकि ये पॉलन क्या है? घूम रहे हैं, ठीक है, विंड पॉलिनेशन करने के लिए अपना घूम रहे हैं। समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। अब इससे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये बताओ, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस।
मतलब अगर आपको कोई पॉलन कम वाइबिलिटी वाला मिल रहा है, आप चाहते हो कि यार हम इसको क्या करके रखें, स्टोर करके रखें, तो हम एक ऐसा टेम्परेचर दे देते हैं जिसमें पॉलन का मेटाबॉलिज्म ही क्या हो जाए, कम हो जाए, खत्म कर दिया जाए। तो वो टेम्परेचर क्या है बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस। उससे हम सेवरल ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, पॉलन को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे, पॉलन बैंक्स में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिन किट वाले हाथ उठाओ। अब नहीं उठाएंगे। स्पोरोपॉलिनिन वाले हाथ उठाओ। बेटा स्पोरोपॉलिनिन क्या था, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेयर, वही तो डिस्ट्रक्ट नहीं होने देगा, तो ये पॉलन को क्या बना देगा, फॉसिल। फॉसिल कैसे बनता था, ऐसा स्ट्रक्चर जो डीके नहीं हो पाता है, और वो कहाँ इकट्ठा रहता है, जमीन में इकट्ठा रहता है। उससे ही अपन क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। उसी से अपन पेट्रोल, कोल, यही सब मिलता है। ठीक है, तो फॉसिल किसकी वजह से बन सकता है पॉलन, बिकॉज ऑफ स्पोरोपॉलिन। नॉट ट्रू बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इसमें। Pollen grains of many species can cause allergies. Yes. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Yes. No. True. Taptum helps in the digestion of anther. False. कौन सा लेयर हेल्प करता है, एंडोथीसियम। तो ये भैया ये गलत है। एक्साइन ऑफ pollen grain is made up of sporopollenin, ये तो सही है। Proximal end of filament of stamen is attached to, ये तो पिछले क्लास का है। Male gametophyte in angiosperms produces, बेटा सब स्पर्म क्या होता है, गैमेट होता है, तो बस वो गैमेट की जगह टर्म यूज कर दिए स्पर्म्स। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन है। पॉलन कितना गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। दोनों ही मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। जो 2 मेल गैमेट बनते हैं वो किससे बनते थे, जनरेटिव सेल से। एक सेल रहता था वेजिटेटिव सेल, जो कि बनाता था पॉलन ट्यूब। तो सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल गलत, 3 स्पर्म्स गलत, 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल सही है, सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल नो, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म लिखा हुआ है, मतलब किसका बात कर रहा है बेटा, गैमेट का बात कर रहा है, गैमेट का बात कर रहा है। ठीक है, सिंगल जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल लिखता तो सही हो जाता, सही हो जाता। जनरेटिव सेल कितना बनता है, एक ही बनता है। घुमा के कैसे भी पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन, जनरेटिव सेल एक ही बनता है, लेकिन स्पर्म लिखा हुआ है तो मतलब किसका बात कर रहा है, गैमेट का। गैमेट 2 बनेगा, जनरेटिव सेल 1 बनेगा, वेजिटेटिव सेल 1 बनेगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है हाथ उठा लेना, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगी, कोई आपका दोस्त नहीं देखेगा पीछे से, चुपचाप ऐसे करके हाथ उठा देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, pollen tablets are available in the market for supplementing food. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए नहीं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए क्या यूज करते हैं, पॉलन। ठीक है, पॉलन बैंक, सीड बैंक, ये सब ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, क्या होता है एक्स सीटू, एक प्लांट को दूसरी जगह से लेके आते हैं पहली जगह पे, अब दूसरा बोल रहे तो पहली बोल देते हैं ना, वहां पे आके क्या किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। तो ये तो भैया कुछ भी यार, क्या कुछ भी ऑप्शन देते हैं, क्या होगा आंसर, सप्लीमेंटिंग फूड। सप्लीमेंटिंग फूड का मतलब फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का मतलब पॉलन टैबलेट्स। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट। जब भी करेक्ट पूछता है, एक बार देखो यार, इनकरेक्ट करेक्ट वाले होते हैं ना, उसमें हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ना, भले आपको आंसर पहले में ही दिख जाए, पर पढ़ना चारों। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 आंसर करेक्ट हो, तो उसमें हमको चॉइस करना पड़ता है कि ज्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस हमेशा चारों पढ़ना। 2 आंसर करेक्ट होते हैं तो यार बहुत बार मिल जाता है, दोनों आंसर के लिए मार्क्स मिल जाता है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोल देंगे कि यार नहीं यार, इसमें से ये ज्यादा सही था तो इसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा चारों पढ़ना। ठीक है,
एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है। माइक्रोस्पोर ही क्या है अपने? पॉलन, या अपन बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर। टैपुटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, ये तो सही लग रहा है, ठीक है, अभी सही लग रहा है, लेकिन तू अभी होल्ड पे रहे। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड, गलत है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है ना, तभी तो ये मियोसिस करता है और फिर n वाला प्रोडक्ट बनाता है, 4 पॉलन बनाता है, तो ये सही है। सी बेटा, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ ये नीट के क्वेश्चंस है, ठीक है, नीट के क्वेश्चंस है। अभी मैंने ही आपको बताया भी था कि स्पोरोपॉलिनिन कैसी लेयर होती है? ऑर्गेनिक। देखो यार, स्पोरोपॉलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसी ऑप्शन से लोग कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे कि यार यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 सही दिख रहा है, छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़नी होती है चीजें कि भैया यहाँ पे इन क्यों लगा दिया, इनऑर्गेनिक तो होता ही नहीं, क्या होता है? सिर्फ ऑर्गेनिक, तो ये ऑप्शन गलत। स्पोरोकैल ये डिग्रेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्पोरोकैलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, सही है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, सही है, ये तो सही है, अभी होल्ड पे रहेगा। लेकिन स्पोरोपॉलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये तो सही है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को भी विथस्टैंड कर लेता है। सी, ठीक है सबको? स्पोरोपॉलिनिन देख लो, एक ही कॉन्सेप्ट से कितने बार घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, रेडिकल इमर्जेंस। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल से बेटा रूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, अभी तो भाई जर्म पोर कहाँ रेडिकल रूट बनाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, नहीं, कौन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? सही बोल रहे थे, माइक्रोपाइल, ठीक है, अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, पढ़ना बचा है अभी। इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब करेगा, ये सही है। रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स, जर्म पोर तो नहीं करता है, रिलीज ऑफ मेल गैमेट कौन करेगा? पॉलन ट्यूब करेगा, ट्यूब करेगा, जर्म पोर तो पॉलन ट्यूब को निकाल रहा है, फिर पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को निकालेगा, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। अगेन कितनी बार हो गया है ना, बहुत बार हो गया। पॉलन एक्साइन, क्योंकि यही किससे बना होता है? स्पोरोपॉलिनिन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कभी एक्साइन बोलेगा, कभी स्पोरोपॉलिनिन बोलेगा, दोनों ही एक ही चीज है। एक ही चीज क्यों है? क्योंकि एक्साइन लेयर है जिससे स्पोरोपॉलिनिन जो उसको बना रहा है, ठीक है, तो दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। जनरेटिव सेल पहला ही ऑप्शन, मेल गैमेट बनेगा, जनरेटिव सेल से वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा? ट्यूब। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? पॉलन, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? फिर से, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ही क्या है? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? वेरी गुड, माइक्रोस्पोर बनाएगा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल एंड मेल गैमेट। सिंपल, वही तो बस घुमा के पूछ रही हूँ ना। माइक्रोस्पोर क्या था? पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन क्या क्या बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है, और यही जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना देता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ पूछा है ना, तो डिवीजन ऑफ का अब आंसर देखो, दोनों चीज हो सकता था, माइक्रोस्पोर भी बना सकता है मेल गैमेट, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही क्या है बेटा? पॉलन है। दो आंसर इसमें आपको दिख रहे हैं पास पास वाले, भैया पॉलन ही बनाता है मेल गैमेट, तभी तो पॉलन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। बट यहाँ पे स्पेसिफाई क्या कर दिया? डिवीजन ऑफ, तो हमको पता है कि भाई डिवीजन किसका होता था? जनरेटिव सेल का होता था, तो अब आंसर क्या हो गया? जनरेटिव सेल। अगर जनरेटिव सेल ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता बेटा? माइक्रोस्पोर, क्योंकि पॉलन के अंदर ही क्या मिलता? जनरेटिव सेल। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है?
पॉलन ग्रेन कैलोज वॉल से लगा रहता है, तभी तो वो टेट्राड बनाया रहता है। फिर उसको कौन ब्रेक करता है? कैलेज एंजाइम। कौन सिक्रीट करता है? टैपेटम। लास्ट क्लास में किया था ये। एंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। ये नीट का क्वेश्चन है इसलिए करा रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि नीट में पूछा हुआ है हाल फिलहाल में, तो आपको ये कुछ कुछ चीजें अपन क्वेश्चन से याद कर लेंगे। जबरदस्ती उसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसका चांस आने का कम है। बट क्योंकि पहले आ चुका है तो कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो अपन उसको क्वेश्चन के ही फॉर्म में पढ़ लेंगे। एंथेसिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। एंथेसिस से कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये एंथर से रिलेटेड होगा। और देखो एंथर का रिसेप्शन ऑफ पॉलन बाय डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ठीक है, बहुत चीजें आ गई एंथर की, तो कंफ्यूज करने के लिए ही आपको एंथर एंथर का वर्ड दिखता रहेगा ऑप्शंस में, ठीक है। एंथेसिस का मतलब है ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। लास्ट क्लास में किया है ये, ठीक है। आर्कीस्पोरियम क्या है? जहां पे क्या रहेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स ही क्या होते हैं? अर्ली सेल्स ऑफ एंथर। यही आर्कीस्पोरियल सेल्स कन्वर्ट होते हैं पैराइटल सेल्स में, और ये पैराइटल सेल्स बनाता है फिर सारा लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। सब चीज इसी से बनने वाला है, क्योंकि अर्ली सेल से तो सिर्फ अधूरा एंथर थोड़ी बनाएगा, पूरा एंथर उसी से बनने वाला है। तो जिस ऑप्शन में सारा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम कवर हो रहा है पॉइंट, वही अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पे क्या था? ओनली वॉल लिखा था, वॉल एंड टैप्टम लिखा था, स्पोरोजिनस का बात नहीं किया, ओनली टैप्टम बात किया, बाकी का वॉल का बात नहीं किया, ठीक है। अभी डिस्कस किए तुरंत, ठीक है। कैलोज लेयर, फोर सेल्स, एक पॉलन मदर सेल से कितना पॉलन बनता है? 4। तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितने हो जाएंगे? 60। उसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। क्या पूछा है बेटा ये जो नए बच्चे? इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स। एक पॉलन मदर सेल बनाता है 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 पॉलन ग्रेन का बताया दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि कितने पॉलन मदर सेल लगेंगे। तो सिंपल मैथ्स लगाना है इसमें। यहाँ पे 1 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए क्या हो जाता है? 1/100 पॉलन मदर सेल, और 4 सॉरी 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 100, तो क्या आ जाएगा? 25, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स है, बेसिक, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, सी माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल इन एंजियोस्पर्म्स क्या है? हमने लोअर प्लांट्स में क्या पढ़ा था कि लीफ ही क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है? फ्लावर है, यही लीफ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्लावर में। तो अगर हमको कोई एक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरोफिल लेबल करना है, तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? जो स्ट्रक्चर किसको कैरी करके रखेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम को कैरी करके रखेगा। माइक्रोस्पोरोफिल क्या था बेटा? लीफ था, उसी के पीछे क्या रहता था? जैसे इन टेरिडोफाइट्स, लीफ को क्या बोलते थे? माइक्रोस्पोरोफिल। उसके पीछे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे जिसको बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। उस बैग के अंदर क्या बनता था? माइक्रोस्पोर। तो अब हमको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एंथर है। इन एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंथर है। माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है जो एंथर को होल्ड करके रख रहा है? फ्लावर में कौन सा? अगर डिटेल में जाए तो स्टेमन, स्टेमन है, स्टेमन में ही तो है पूरा एंथर, फिलामेंट, सब चीज है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई माइक्रोस्पोरोफिल फ्लावर का स्टेमन होगा, मेगास्पोरोफिल फ्लावर का क्या होगा? कार्पल होगा,
समझ में आ रहा है ये पॉइंट? माइक्रोस्पोरोफिल अगर आप टेरिडोफाइट्स में देखो, टेरिडोफाइट्स हो गया है ना, किस टाइप का हुआ है यार ये, ऐसे लोग आधा ऐसा ऐसा कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरोफिल टेरिडोफाइट्स में अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स के लीफ को बोलते हैं। इसी लीफ के पीछे प्रेजेंट होता है एबैक्सियल सरफेस। एडैक्सियल सरफेस पता है? एबैक्सियल मतलब लीफ का बैक। इस लीफ के बैक सरफेस में प्रेजेंट है स्पोरेंजियम बैग्स, ठीक है, जिसमें क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होने वाला है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोर बनाने वाला है गैमेट। तो अब एंजियोस्पर्म में अगर रिलेट करना है तो हमको पता है एंथर है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के अंदर बनने वाला है माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोरोफिल क्या होना चाहिए? फ्लावर के अंदर होना चाहिए। एक तो फ्लावर भी बोल सकते हैं भैया, पूरा का पूरा फ्लावर है माइक्रोस्पोर मेगास्पोरोफिल, बट अगर एकदम स्पेसिफिक होना है तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा? स्टेमेन, क्योंकि स्टेमेन ही क्या था? अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? नहीं भी क्लियर है तो इस चीज को याद कर लो, माइक्रोस्पोरोफिल है अपना इन एंजियोस्पर्म्स स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म इज एंथर, माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म इज पॉलन। ये बस नाम चेंज हो गया है। फिर से समझाऊं? फिर से समझाऊं? माइक्रोस्पोरोफिल है, अगर लोअर प्लांट्स में अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं, स्पोरोफिल का मतलब होता है ऐसा लीफ जो क्या बनाने वाला है? माइक्रोस्पोर्स। तो हमने लोअर प्लांट्स में देखा जो लीफ स्पोर बनाने वाला था उसके बैक सरफेस में प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। उस लीफ के बैक में ऐसा 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 प्रेजेंट रहेगा, जैसे मान लो ये अपना लीफ का बैक सरफेस बना रही हूँ बेटा, इसमें ऐसा प्रेजेंट रहेगा बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये जो लोअर प्लांट थे इसमें फ्लावर वावर तो था नहीं, यहाँ पे जिम्मेदारी किसने लिया माइक्रोस्पोर बनाने का? लीफ ने। तो हमने इस लीफ को क्या नाम दे दिया था? माइक्रोस्पोरोफिल। अरे समझ जाओगे ना? भाई क्या हो रहा है? फिर से बना रही हूँ। ये अपन किसका बना रहे हैं? टेरिडोफाइट है, ठीक है। टेरिडोफाइट का लीफ, किसी भी प्लांट का लीफ को अगर हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं, कौन है यार मिस कॉल मारते हैं लोग? स्पोरोफिल, अगर किसी भी प्लांट के लीफ को अपन स्पोरोफिल बोल रहे हैं तो कोई तो भी कारण होगा, लीफ को तो लीफ बोलना चाहिए। स्पोरोफिल बोल रहे हैं तो मतलब फिल का मतलब होता है बेटा इसमें लीफ, स्पोरो का मतलब क्या है? ऐसी लीफ जो क्या बनाए? स्पोर्स बनाए। क्योंकि भैया इस टेरिडोफाइट में फ्लावर वार नहीं है कुछ, है ना, इसमें जिम्मेदारी किसने ले लिया? लीफ ने ले लिया स्पोर बनाने का। अब अगर इसमें लिख दे रहे हैं आगे और माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब ऐसी लीफ जो कौन सा स्पोर बनाए? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर। मेगा स्पोरोफिल लिख दे तो फीमेल स्पोर बनाने वाली लीफ। समझ में आया? अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में इसके पीछे वाले सरफेस में ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको अपन नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं अभी? क्योंकि ये क्या बनाने वाला है? माइक्रोस्पोर। बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अगर वो माइक्रोस्पोर बना रहा है तो नाम को मॉडिफाई कर दिया जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोर बना रहा है तो नाम को मॉडिफाई करके मेगास्पोरेंजियम। समझ में आया? अभी हम सिर्फ मेल पार्ट का बात कर रहे हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर, ठीक है, इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये तो क्लियर कट हमको किस में दिख रहा है? लोअर प्लांट्स में। अब हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म में क्या प्रॉब्लम हो गया? यहाँ पे एक अलग से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ गया जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लावर। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम स्पोरोफिल तो होना ही नहीं चाहिए, स्पोरोफिल का मतलब है फर्टाइल लीफ। अब यहाँ पे फ्लावर अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम लोग स्पोरोफिल टर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं? स्पोरोफिल टर्म हमने अभी पूरे एंजियोस्पर्म्स में एक बार भी यूज किया गया? क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप किस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म को रिलेट कर सकते हो किससे? माइक्रोस्पोरोफिल से। फ्लावर का भी अगर हम डिस्क्रिप्शन दे, भैया फ्लावर भी कहाँ से निकल रहा है? शूट के नोड से निकल रहा है। लीफ भी कहाँ से निकल रहा है? शूट के नोड से निकल रहा है।
तो हो सकता है कि ये जो फ्लावर बना है ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन हो सकता है शूट का मॉडिफिकेशन हो, शूट का मॉडिफिकेशन लीफ है, फ्लावर भी क्या है, शूट का ही मॉडिफिकेशन है। तो हो सकता है यार एंजियोस्पर्म में यही लीफ कलरफुल हो जाते होंगे और एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लावर। हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने स्पोरोफिल वर्ड वहां यूज नहीं किया एंजियोस्पर्म में, बट क्वेश्चन क्यों पूछता है कि यार आप किसको रिलेट कर सकते हो। अब रिलेट करने वाला क्वेश्चन मतलब आप किसको बोलोगे कि भैया इन एंजियोस्पर्म ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या है नहीं। अपन ने कभी भी लेबलिंग किया कि माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल नहीं। बट क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ताकि आप ये एनालिसिस करो और दिमाग लगाओ कि अगर हमको माइक्रोस्पोरोफिल बताना है तो यहाँ पे देखा जाए अगर माइक्रोस्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर था जो माइक्रोस्पोरेंजियम को कैरी कर रहा था और उसके अंदर क्या बन रहा था फिर माइक्रोस्पोर्स। तो अब हम क्या दिमाग लगाएंगे इसका, जस्ट एंजियोस्पर्म में भी देखते हैं यार वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को होल्ड कर रहा है। पहले कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एंथर है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंथर को होल्ड कर रहा है, स्टेमन। ठीक है, बस रिलेटिंग का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा है, ऐसा हम बोल देंगे कि भैया इसका ये माइक्रोस्पोर है। बस ये रिलेटिंग क्यों किया गया है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझ में आया बेटा कि इन एंजियोस्पर्म हमने कोई माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल टर्म यूज नहीं किया है, कोई भी लेबलिंग में यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लीफ नहीं है, सीधे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। अब इस फ्लावर में अगर हमको दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया आप इसमें से कौन से पार्ट को बोलोगे कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है, तो उसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि आज फ्लावर के अंदर कैसे लीफ घुसा देंगे, क्या क्वेश्चन है। आपको बस ये दिमाग लगाना, माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहा है ना, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है जो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो, माइक्रोस्पोरेंजियम हो और उसी के अंदर क्या बन रहा हो, माइक्रोस्पोर। तो फ्लावर में माइक्रोस्पोरेंजियम वाला पार्ट क्या है, एंथर का पार्ट है, और स्टेमेन ही वो स्ट्रक्चर है जो किसको कैरी करके रखा है, एंथर को। अब क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है। अभी भी नहीं होगा क्लियर तो एक बार मेरे से पर्सनली भी आके पूछ सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है, बिना समझे जाना नहीं है। समझ में आ गया, बस हम रिलेटिंग खेल रहे हैं अभी कि भैया इसमें अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा क्यों होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है आंसर, माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही क्या है बेटा अपना, पॉलन। ठीक है, अभी हमने माइक्रोस्पोर मेगास्पोर सारे लोअर प्लांट्स में यही पढ़ा था, पॉलन वर्ड यूज किया था क्या, नहीं किया था। आर्किगोनियम वर्ड यूज किया था, यहाँ कर रहे हो क्या। आर्किगोनियम क्या था, फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एंथ्रीडिया था मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। लास्ट आर्किगोनिएट कौन था, लास्ट एंथ्रीडिया हमको किस में मिला था, कि टेरिडोफाइट्स में। लास्ट आर्किगोनियम किसमें मिला था, जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, अभी हम एक जगह भी एंथ्रीडियम, अच्छा छोड़ दो अभी, इतना टेंशन मत लो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, इतना टेंशन मत लो। अभी हमने कहीं भी एंथ्रीडियम आर्किगोनियम का जिक्र किया क्या, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि विच इज द एंथ्रीडियम ऑफ एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, नहीं। आपको क्या पूछने के लिए बोल रहा है बेटा, रिलेट करने के लिए बोला है। एंथ्रीडियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिलेट ऐसे किया जाता है, सेक्स ऑर्गन का बात कर रहा है। सेक्स ऑर्गन में तो भैया अपन ने पूरा वर्ल्ड पढ़ा था ना कि ये मेल स्ट्रक्चर में एंथर भी होता है, फिलामेंट भी होता है, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो इससे फ्लाने से अटैच रहता है, वो सारा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। फीमेल सेक्स ऑर्गन में स्टिग्मा का भी रोल है, स्टाइल का भी रोल है, ओवरी का भी रोल है। सिर्फ आप सेक्स ऑर्गन ओवरी को थोड़ी बोल दोगे कि भैया नहीं काम तो उसी को करना है, स्टिग्मा स्टाइल भाड़ में जाए। हाँ, ओव्यूल को थोड़ी बोल दोगे, एम्ब्रियो सैक को थोड़ी बोल दोगे, है ना। तो ऐसे रिलेट किया जाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ लिए सब लोग। जनरेटिव सेल was destroyed by laser but a normal pollen tube was still formed because जनरेटिव सेल से क्या लेना देना, उसको डिस्ट्रॉय करो, खा लो, कुछ भी करो। हमारा पॉलन ट्यूब कौन बना रहा था, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो हमारा पॉलन ट्यूब तो बनेगा ही बनेगा। जनरेटिव सेल बाहर में जाए, क्या करना है ना। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि वेजिटेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बट गैमेट्स वर स्टिल फॉर्म्ड।
क्यों बना? क्योंकि वेजिटेटिव सेल का कोई रोल ही नहीं है गैमेट बनाने में। किसका रोल है? जनरेटिव सेल का। ठीक है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 3 सेल दिया है। 2 ही स्टेजेस हैं, 2 सेल एंड 3 सेल। अब अगर यहाँ पे 2 सेल स्टेज ऑप्शन रहता, आंसर क्या होता? 2 सेल, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल ही होता है। तो जो हम मेजोरिटी ऑलवेज विंस, तो ये विन कर जाता। अभी यहाँ पे तो 2 सेल स्टेज ऑप्शन में ही नहीं है, 3 है, 4 है। ये क्या बकवास दिया हुआ है? हाँ, ये आंसर है क्या? कुछ भी। हाँ, ऐसे तुम लोग भी रिया है, अरे चल यार कुछ भी बकवास। हाँ, तो ये क्या हो गया अपना? 3 सेल। गलत कौन सा है पूछ रहा है? गलत निकालने का एक अच्छा तरीका होता है कि निकाल लो कौन कौन सा सही है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए, ऑप्शन ना समझ में आए, तो आप ये देखो कि भैया मेरे को सही सही कौन कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले नीचे स्टार्ट करते हैं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सही है, पढ़े थे हम यही। कैसी लेयर होती है? सॉफ्ट एंड इलास्टिक। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, कौन कौन सा प्लांट था? सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेस। वेरी गुड। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये तीनों तो सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ? पढ़ने की जरूरत नहीं भैया, 3 तो सही मिल गए, एकदम कंफर्म है कि भैया ये 3 तो सही है। फिर भी पढ़ लेते। व्हेन पॉलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ऐसा थोड़ी होगा कि भैया 2 सेल स्टेज में जब पॉलन शेड होता है तो स्टिग्मा में जाके वो क्या कर लेता है? 3 सेल बना लेता है। तो फर्टिलाइजेशन तो जैसा होना है वो तो वैसे ही होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 2 सेल स्टेज में अगर पॉलन जा रहा है, हमने क्या पढ़ा था? प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। उसको आखिरी में तो क्या बनाना है? 3 सेल बनाना है। ये डिपेंड करता है कि वो या ये 3 सेल स्टेज एंथर में रुक के बना सकता है या कहाँ जाके बना सकता है? स्टिग्मा में। ये चीज फर्टिलाइजेशन के पहले तो हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? 2 सेल स्टेज बनाए प्लांट या 3 सेल स्टेज बनाए, घूम फिर के फर्टिलाइजेशन के पहले उसके पास कितना सेल होना चाहिए? 3 सेल। 2 मेल गैमेट होने चाहिए और एक वेजिटेटिव सेल जो कि क्या बनाए? पॉलन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन से तो कोई लेना देना नहीं है कि यार 2 सेल स्टेज अगर रहेगा तो फर्टिलाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर 2 सेल स्टेज में पॉलन शेड हो रहा है तो वो स्टिग्मा में जाके कौन सा स्टेज एक्वायर कर लेगा? 3 सेल स्टेज। अपन ने पढ़ा है बेटा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, 2 डेवलपमेंट पढ़ा था, एक पॉलन ट्यूब का और 2 सेल स्टेज कन्वर्ट हुआ था 3 सेल। फर्टिलाइजेशन अभी नहीं पढ़ा है, बट अपने को ये तो पता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले अपन कहाँ तक आके एंड हो चुके हैं? 3 सेल तक बना चुके हैं। समझ में आया? ये 3 सेल बनाना चाहे एंथर के अंदर बन सकता था या स्टिग्मा में बन सकता था। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सबको? चलो डन। ठीक है, यहां तक पढ़ के आओगे? नेक्स्ट क्लास डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए आपको, कि अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चन, फर्स्ट 15 मिनट्स हमारा ऐसे ही रैपिड फायर राउंड चलेगा और आंसर्स करना है। समझ रहे? पढ़ना है ना? फोन ऑन सबका साइलेंट होना चाहिए। आज जो भी घटना हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब साइलेंट करके आया करो, फोन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोगों को वाइब्रेशन में रखो और सिर्फ पढ़ाई करो 3 घंटा 6 घंटा। यहाँ पे घर जाके कितना घंटा? 12 नहीं बचेगा यार, एटलीस्ट 6 आवर्स तो पढ़ो, एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ो। फिर धीरे धीरे करके अपन 1-1 घंटा बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा बेटा, कुछ भी डाउट है अभी तो मेरे से पूछ लेना। आपका ड्रॉपर का एक बैच बना हुआ है क्या व्हाट्सएप में? अच्छा, मुझे नहीं जोड़े हैं, मेरे को आपको लास्ट टाइम भी देना था क्वेश्चन। अभी मॉड्यूल मिल गया? अच्छा, ऑन द वे है। फ्लाइट से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है? ठीक है, अभी कितने लोग हो बेटा ग्रुप, उस ग्रुप में कितने लोग हो? अच्छा ठीक है, सब लोग अभी डीपीपी सर लोग ग्रुप में भेज रहे होंगे ना? फिजिकल का मिला है, सर ग्रुप में भेज रहे हैं ना, उसी ग्रुप में भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको भेज देती हूँ।
ठीक है। हाँ, मैं अपने आप को ऐड करवा देती हूँ पहले, फिर आपको भेज देती हूँ, ठीक है।